नमस्कार, मैं हूँ स्मिता शर्मा और मेरी पोस्टिंग शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांची जिला रायसेन में है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं NCERT क्लास 12th से भारत लोग और अर्थव्यवस्था की 4th यूनिट का 11th चैप्टर अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो बच्चों, पढ़ने के साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपका इस साल नया सिलेबस आया है, पेपर पैटर्न भी चेंज हो रहे हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से आखिरी तक देखें और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेते चलें, और अगर आप टीवी पे देख रहे हैं तो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते चलें। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं NCERT की क्लास 12th की बुक भारत लोग और अर्थव्यवस्था की 4th यूनिट से 11th चैप्टर का पार्ट 2 अंतरराष्ट्रीय व्यापार। पार्ट 1 आपको मैम पढ़ा चुकी हैं और आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार अंतरराष्ट्रीय सीमाओं या क्षेत्रों के आर पार पूंजी और माल और सेवाओं का आदान प्रदान है। छोटे स्तर पर हम सभी समझते हैं, आप जब कभी शॉप पे जाते हैं और आप पेमेंट करके कोई भी चीज़ लेके आते हैं, उसे हम लेन देन कहते हैं। यही लेन देन जब एक देश से दूसरे देश के साथ प्रारंभ हो जाता है तो उसे हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ठीक है। भारत के निर्यात संगठन के बदलते प्रारूप। निर्यात संगठन, निर्यात का अर्थ है कि किसी को अपनी चीज देना। ठीक है, किसी दूसरी कंट्री को हमारी कंट्री से अपनी चीज को बेचना। ठीक है, ये कहलाता है निर्यात। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत के निर्यात संगठन के बदलते प्रारूप का वर्णन कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आएगा और 3 या 4 नंबर में ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। अगर इस बार जो पेपर आया है आप लोगों का, और उसमें हमने देखा है ओपन बुक एग्जाम जो अभी आप लोगों ने नवंबर में दिया है, उसमें हमने देखा है कि 4 नंबर के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। एक क्वेश्चन 5 नंबर का आया था, तो मे बी कि ये 5 नंबर में भी आपको आ सकता है। तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं के संगठनों में समय के साथ बदलाव आए हैं। जब से भारत आज़ाद हुआ है 1947 से, तब से भारत का निर्यात संगठन प्रारंभ हुआ है। पहले हम देखेंगे कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए भारत में वस्तुओं का निर्यात किया जाता था और ज़्यादातर जो चीज़ें थीं वो कृषि से संबंधित थीं। ठीक है, और अब ये स्वरूप दिन प्रतिदिन बदलता चला जा रहा है। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे, जो निर्यात की जाने वाली वस्तुएं थी वो कृषि और कृषि से संबंधित उत्पाद थे। अब इनका हिस्सा घटता जा रहा है, जबकि पेट्रोलियम तथा आविष्कृत उत्पादों तथा अन्य वस्तुओं में वृद्धि हुई है। मतलब भारत जो है पेट्रोलियम तथा अन्य आविष्कृत वस्तुओं का निर्यात करने लगा है। 2009 से 2011 तक लौह अयस्क खनिजों तथा निर्मित साधनों का निर्यात अधिक हुआ। देखिए, शुरुआत में जब देश आज़ाद हुआ था, लगभग 1950 से 60 के बीच में कृषि तथा कृषि से संबंधित उत्पादों का निर्यात किया जाता था। उसके बाद पेट्रोलियम तथा आविष्कृत उत्पादों का निर्यात किया जाने लगा। ठीक है, यानी कि भारत में निर्यात संगठन का प्रारूप जो है वो चेंज होता जा रहा है। अब हम देखेंगे कि 2009 से 2011 के टाइम में लौह अयस्क तथा खनिजों तथा निर्मित साधनों का निर्यात अधिक हुआ है। वर्तमान में कृषि उत्पादों के अंतर्गत कॉफी, काजू, दालों आदि संबंधी परंपरागत वस्तुओं के निर्यात में गिरावट आई है। जबकि दूसरी तरफ देखें कि पुष्प कृषि यानी कि फूलों से संबंधित कृषि उत्पादों, ताजे फलों, समुद्री उत्पादों तथा चीनी आदि के निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो कॉफी, काजू और दालों का निर्यात अब बंद हो चुका है, इसमें गिरावट आ गई है, काफ़ी बदलाव आ गया है। लेकिन
दूसरी तरफ देखा जाए तो कृषि संबंधित उत्पादों में पुष्प कृषि उत्पाद, ताजे फल तथा समुद्री उत्पादों जैसे फिश है, चीनी यानी शक्कर आदि का निर्यात अभी चल रहा है, उसमें वृद्धि होती जा रही है। वर्ष 2016 और 17 के दौरान विनिर्माण में भारत के कुल निर्यात मूल्य के अकेले 73.6% की भागीदारी अंकित की गई है। विनिर्माण उद्योग से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं उसमें 2016 और 17 में 73.6% वृद्धि अंकित की गई है। हमारे देश की प्रतिस्पर्धा मुख्यतः चीन तथा अन्य पूर्वी एशियाई देशों से अधिक है। भारत की जो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है निर्यात में, वो चीन तथा अन्य पूर्वी एशियाई देशों से ज़्यादा है। भारत के विदेशी व्यापार में मणि रत्नों तथा आभूषणों की एक व्यापक हिस्सेदारी है। समय के साथ साथ बदलते निर्यात प्रारूप में हम देखें कि विदेशी व्यापार में भारत का मणि रत्नों तथा आभूषणों की एक व्यापक हिस्सेदारी है। चलिए अब इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या वन वर्ड या एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिनकी हम चर्चा कर लेते हैं। परंपरागत वस्तुओं के व्यापार में गिरावट का मुख्य कारण क्या था? तो आंसर हो जाएगा परंपरागत वस्तुओं के व्यापार में गिरावट जो देखी गई है उसका रीजन था कड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, कई देशों के बीच में कंपटीशन। भारत के विदेशी व्यापार में मुख्य प्रतिस्पर्धा किन देशों से है? अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि भारत के विदेशी व्यापार में मुख्य प्रतिस्पर्धा चीन तथा अन्य एशियाई देशों के साथ है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट है भारत के आयात संगठन के बदलते प्रारूप। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के आयात संगठन के बदलते प्रारूप का वर्णन कीजिए। ये भी आपका 3 नंबर में या 5 नंबर में आ सकता है। तो चलिए हम अब आंसर देखते हैं। 1950 से 1960 के दशक में प्रमुख आयातक वस्तुएं खाद्यान्न, पूंजीगत माल, मशीनरी आदि थे। देखिए 1950 और 1960 के दशक में मुख्य आयात कौन सी चीज़ें मंगाई जाती थी? पहले तो हम समझ लेते हैं आयात क्या होता है। आयात होता है दूसरे देश से भारत में किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को मंगाना। ठीक है, दूसरे देश से हमारे देश में कोई भी चीज़ मंगाना। जैसे कि आप अपने स्तर पर ले सकते हैं कि हम किसी से कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके बदले में पेमेंट करते हैं तब हमें वो वस्तु मिलती है। इसी तरह से जब हमें विदेश से कोई वस्तु खरीदना होती है तो वहाँ पे पूंजी देकर हम वो वस्तु खरीदते हैं। ठीक है, तो प्रमुख चूँकि हम 1947 में आज़ाद हुए थे तो उस समय भारत की जो स्थिति थी बहुत कमज़ोर थी, इसलिए प्रारंभ में खाद्यान्न वस्तुओं की तरफ ज़्यादा रुझान था आयात में, और पूंजीगत माल और मशीनरी आदि हम उस समय पर आयात कर रहे थे। उसके बाद देखेंगे 1970 में यानी कि 1970 में हरित क्रांति की सफलता के बाद खाद्यान्नों के आयात पर रोक लग गई। यानी कि भारत में 1970 में जब हरित क्रांति आई और हरित क्रांति में हमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई तो हमने खाद्यान्न लेना बंद कर दिया। अगला है 1973 में ऊर्जा संकट के कारण पेट्रोलियम के मूल्य में उछाल आ गए। 1973 में जब ऊर्जा संकट की समस्या हुई तो जो पेट्रोलियम के भाव थे वो सडनली बढ़ गए, जिससे भारत का बजट भी बिगड़ गया। अब खाद्यान्नों के आयात की जगह उर्वरक तथा पेट्रोलियम ने ले ली। देखिए आयात संगठन का प्रारूप कैसे बदल रहा है। 1950 में खाद्यान्न मंगाए जाते थे, 1970 में हमें खाद्यान्न हरित क्रांति की सहायता से खाद्यान्नों का आयात पर रोक लग गई, लेकिन 1973 में ऊर्जा संकट के कारण पेट्रोलियम तथा उर्वरक का आयात किया जाने लगा। खाद्य तेल के आयात में आई गिरावट के साथ खाद्य तथा संवर्गीय उत्पादों के आयात में भी कमी आई। खाद्य तेल से समझते हम लोग जो भोजन पकाने आदि में जो तेल यूज़ करते हैं वो खाद्य तेल होता है। पहले हम उसे आयात करते थे, फिर धीरे धीरे हम कुछ सक्षम हो गए तो उसके आयात में कमी आई। फिर भारत के प्रमुख आयातक वस्तुएं क्या हो गई? मोती, उपरत्न, स्वर्ण व चांदी, धातु में अयस्क तथा धातु छीजन, अलोह धातु आदि तथा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं आयात की जाने लगी। ठीक है, तो खाद्य तेल के आयात पर
कमी हुई। उसके बाद मोती, उपरत्न, स्वर्ण, चांदी, धातु में अयस्क तथा धातु छीजन, अलोह धातु और इलेक्ट्रॉनिक की वस्तुएं आयात की जाने लगी। तो यह था हमारा आयात संगठन के बदलते प्रारूप। चलिए अब हम एक क्वेश्चन और आ सकता है कि पेट्रोलियम तथा इसके उत्पादों की आयात में तीव्र वृद्धि के कारण बताइए। हमने पढ़ा था अभी 1973 में जब ऊर्जा संकट आया था तो अचानक से भारत में पेट्रोलियम तथा इसके उत्पादों की आयात में तीव्र वृद्धि हो गई थी। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है 2 या 3 नंबर में कि इसके आयात में तीव्र वृद्धि के क्या कारण थे। तो चलिए अब हम आंसर पे चर्चा कर लेते हैं। पेट्रोलियम तथा इसके उत्पादों में आयात में तीव्र वृद्धि के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है कि इसका उपयोग ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा। दूसरा पॉइंट है इसका प्रयोग उद्योगों में एक कच्चे माल के रूप में ही भी होता है। इसका प्रयोग जो है उद्योगों में कच्चे माल के रूप में होता है, इसलिए भी इसकी मांग अधिक बढ़ गई और अधिक मांग के कारण आयात की आवश्यकता पड़ गई। तीसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी इसकी कदाचित मूल्य वृद्धि भी एक अन्य कारण है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी मूल्य वृद्धि यानी कि इसके दाम बढ़ गए, जिस कारण भी इसके आयात में वृद्धि हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापार दिशा, भारत की व्यापार दिशा। क्वेश्चन आ सकते हैं कि भारत की व्यापार दिशा पर टिप्पणी लिखिए। भारत की व्यापार दिशा से आप क्या समझते हैं? इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको यह आंसर लिखना है। भारत के व्यापारिक संबंध विश्व के अधिकांश देशों एवं प्रमुख व्यापारिक गुटों के साथ हैं। विश्व के अधिकांश देशों जैसे अमेरिका है, भारत का सबसे अधिक व्यापारिक संबंध पहले अमेरिका से थे, अब धीरे धीरे रूस, चीन और आदि अन्य देशों से होते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि भारत में बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो चीन से मंगाए जाते हैं, लिखा रहता है मेड इन चाइना इस टाइप से। साथ में बहुत सारे व्यापारिक गुटों से भी भारत के व्यापारिक संबंध हैं, जैसे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ग्लोबल ट्रेड, इस तरह से कई गुटों से भी भारत के संबंध है। भारत का उद्देश्य आगामी 5 वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी हिस्सेदारी को दुगना करना है। आने वाले 5 वर्षों में भारत का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी हिस्सेदारी दुगना करने का है। इसके लिए भारत ने उदारीकरण, आयात उदारीकरण की नीति अपनाई है तथा साथ में ही आयात करों में भी कमी कर दी है। डी लाइसेंसिंग तथा प्रक्रिया उत्पाद में एस्कप से मतलब होता है कि पेटेंट, एक पेटेंट शुरू करना, पेटेंट जो हमारा अभी तक चल रहा है उसमें बदलाव लाना आदि अनुकूल उपाय अपनाने शुरू कर दिए हैं। अगला पॉइंट है भारत के उत्पाद का अधिकतम विदेशी व्यापार समुद्री एवं वायु मार्ग द्वारा संचालित होता है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत का अधिकतम जो व्यापार है वो समुद्री मार्गों से होता है। चारों तरफ समुद्री मार्गों से भारत जुड़ा हुआ है। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ स्वेज नहर की सहायता से भारत का यूरोपीय देशों से अच्छा व्यापार होता है तथा साथ में ही जापान आदि देशों से भी भारत का अच्छा व्यापार है। साथ में अफ्रीकन कंट्रीज से भी भारत का अच्छा व्यापार चलता है। हालांकि विदेशी व्यापार का छोटा सा भाग सड़क मार्ग द्वारा भी संपादित होता है, जैसे भारत के पड़ोसी देश हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इन देशों से भारत सड़क मार्ग द्वारा व्यापार करता है। तो भारत का जो 90% ट्रेड है, 90% जो व्यापार है वो समुद्री मार्गों से ही संपन्न होता है। चलिए अब हम क्वेश्चन आ सकता है हमारे लिए दो नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि किन देशों से भारत का व्यापार सड़क मार्ग द्वारा होता है। उत्तर हो जाएगा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान से भारत का व्यापार सड़क मार्गों द्वारा संपादित होता है।
तो हमारा पॉइंट है समुद्री पत्तन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि समुद्री पत्तनों को भारत का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है। तो चलिए अब हम इसके आंसर पर चर्चा करते हैं। भारत में पत्तनों का उपयोग प्राचीन काल से ही हो रहा है। प्राचीन काल से ही समुद्री मार्गों द्वारा पत्तनों का उपयोग चल रहा है। देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में भारतीय पत्तन निरंतर वृद्धि कर रहे हैं। प्राचीन समय में अंग्रेजों के समय से भी भारत के पत्तन अच्छी स्थिति में थे, क्योंकि अंग्रेज भारत से कच्चे माल को विदेश ले जाते थे तथा विदेश से तैयार माल को भारत लेकर आते थे। देश जब से स्वतंत्र हुआ है तब से भारतीय पत्तनों में निरंतर वृद्धि हो रही है और कई बदलाव करके इनको विकसित किया जा रहा है। आज भारतीय पत्तन विशाल मात्रा में घरेलू के साथ साथ विदेशी व्यापार का निपटान कर रहे हैं। पत्तनों की सहायता से ही भारत का जो विदेशी व्यापार है वह आज अत्याधुनिक अवस्था में है तथा साथ ही साथ विकसित भी हो गया है। अधिकतर पत्तन आधुनिक अवसंरचना के से लैस हैं। चलिए अब क्वेश्चन आता है कि भारत कितनी ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि भारत 3 ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। ये देखिए मैप की सहायता से भी आप समझ सकते हैं कि ये है, इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। और इसकी जो संरचना इस तरह से है कि यह 3 ओर से समुद्रों से घिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत में कितने प्रमुख पत्तन हैं। वर्तमान में भारत में 12 प्रमुख पत्तन हैं तथा 200 छोटे व मझोले पत्तन हैं। क्वेश्चन आ सकता है तो आपको 12 प्रमुख पत्तन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख पत्तनों की नीतियां कौन बनाता है। प्रमुख पत्तनों से संबंधित जो नियम बनते हैं, नीतियां बनती हैं, कानून बनते हैं, वो कौन बनाता है। तो हमारा आंसर होगा प्रमुख पत्तनों की नीतियां केंद्र सरकार बनाती है। प्रमुख जो 12 पत्तन है उनसे संबंधित जितनी भी नीतियां और योजनाएं बनाई जाती हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं। अगला है वर्तमान में चिटगांव पत्तन कहाँ पर स्थित है। चिटगांव पत्तन जो है वो भारत में स्थित था, लेकिन अभी वो 1947 में जब भारत का पार्टीशन हुआ तो यह भारत से ये पाकिस्तान में गया। फिर जब पाकिस्तान का भी विभाजन हो गया तो यह बांग्लादेश में चला गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा चिटगांव पत्तन जो है वो बांग्लादेश में स्थित है। चलिए अब हम पढ़ेंगे मुंबई पत्तन। मुंबई पत्तन एक प्राकृतिक पत्तन है। यह देश का सबसे बड़ा पत्तन है। मुंबई पत्तन जो है वो देश का सबसे बड़ा पत्तन है। मैप में भी समझ लीजिए कि मुंबई पत्तन आपको कहाँ पर इसकी लोकेशन दिखाई दे रही है, ताकि मैप में फिल करने आए तो आप इसको इजीली फिल कर सकें। यह पत्तन 20 किलोमीटर लंबा है। मुंबई पत्तन की लंबाई कितनी है, 20 किलोमीटर और चौड़ाई इसकी 6 से 10 किलोमीटर तक है। ठीक है, लंबाई 20 किलोमीटर और चौड़ाई 6 से 10 किलोमीटर के बीच में है। चलिए अब है जवाहरलाल नेहरू पत्तन। जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यावा शेवा मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया है। यह भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन है। इसकी विशेषता यह है कि भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन है। और अगर मैप फिल करने में आए आपको तो ये देखिएगा, मुंबई के नीचे न्यावा शेवा जवाहरलाल नेहरू पत्तन। ठीक है, न्यू मंगलोर पत्तन। न्यू मंगलोर पत्तन कर्नाटक में स्थित है। यह लौह अयस्क और लौह सांद्रण के निर्यात की जरूरतों को पूरा करता है। न्यू मंगलोर पत्तन जो है यह कर्नाटक में स्थित है और यह लौह अयस्क तथा लौह सांद्रण की जरूरतों को पूरा करता है। यह कर्नाटक इस पत्तन का प्रमुख पृष्ठ प्रदेश है। अब आता है कोच्चि पत्तन। बेम्बनाथ कयाल जिसे अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बेम्बनाथ जो झील है इसे अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। इसी के मुहाने पर कोच्चि पत्तन स्थित है। यह एक प्राकृतिक पत्तन है। ठीक है, कोच्चि पत्तन जो है वो प्राकृतिक पत्तन है। इस पत्तन को स्वेज कोलंबो मार्ग के पास होने की अवस्थिति प्राप्त है। ठीक है, यह जो है वो सुएज नहर के पास में स्थित है और सुएज नहर से होने वाले व्यापार यहीं से अधिक होते हैं। मैप की सहायता से भी हम समझ सकते हैं कि यह है कोच्चि और यह केरल स्टेट में स्थित है।
यह केरल, दक्षिणी कर्नाटक, दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये रहा केरल और यह है दक्षिणी पश्चिमी कर्नाटक तथा तमिलनाडु का पृष्ठ प्रदेश है और यहाँ से चीज़ों को स्वेज नहर के द्वारा यूरोपियन कंट्रीज तथा अमेरिकन कंट्रीज के लिए वस्तुओं का निर्यात और आयात किया जाता है। अब है कोलकाता पत्तन। कोलकाता पत्तन हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। सब पत्तनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। ये है कोलकाता पत्तन और ये हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर जल के अंदर है। क्योंकि जो हुगली नदी है इसके कारण बहुत सारा जो मलबा आता है, इसलिए ये जो बंगाल की खाड़ी का एरिया है कोलकाता के पास वाला, ये बहुत उथला हुआ है और इतनी गहराई, इतने उथले हुए भाग में शिप खड़े नहीं हो पाते, इसलिए उन्हें 128 किलोमीटर दूर, जहाँ पर जल की गहराई पर्याप्त है, वहाँ पर शिप्स को खड़ा किया जाता है। नेक्स्ट है हल्दिया पत्तन। हल्दिया पत्तन कोलकाता से 105 किलोमीटर अंदर अनुप्रभा पर स्थित है। हल्दिया पत्तन जो है कोलकाता से 105 किलोमीटर अंदर, ये रहा, अनुप्रभा पर स्थित है और इसका निर्माण कोलकाता पत्तन की संकुलता को घटाने के लिए किया गया है। यानी कि कोलकाता पत्तन पे अत्यधिक भार था, उसको कम करने के लिए हल्दिया पत्तन का निर्माण किया गया है। अब है पारादीप पत्तन। पारादीप पत्तन कटक से 100 किलोमीटर दूर महानदी डेल्टा पर स्थित है। पारादीप जो पत्तन है वह महानदी डेल्टा पर स्थित है और ये हम मैप को बड़ा करके भी आपको बता देंगे, ताकि अभी पारादीप मैप फिल करने में आए तो आप इजीली इसको फिलअप कर सकें। इसका पोताश्रय सबसे गहरा है, जो भारी लोह के निपटान के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। इसका पोताश्रय है वो सबसे गहरा है। क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस पत्तन का पोताश्रय सबसे अधिक गहरा है, तो आंसर पारादीप होगा। ये है पारादीप पत्तन। अब है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। इसके पृष्ठ प्रदेश आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना है। ये रहा विशाखापट्टनम और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये रहा आंध्र प्रदेश और इसके पृष्ठ प्रदेश जो वो हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे चेन्नई पत्तन। चेन्नई पत्तन पूर्वी तट पर स्थित सबसे पुराने पत्तनों में से एक है। ये है चेन्नई पत्तन और यह पूर्वी तट पर, ठीक है, ये पश्चिमी तट कहलाता है और ये पूर्वी तट कहलाता है। यह पूर्वी तट पर स्थित है और यह सबसे पुराने पत्तनों में से एक है। यह एक कृत्रिम पत्तन है, यानी कि ये बनाया गया है, प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, अभी हमने पहले 2 पत्तन पढ़े थे, जैसे मुंबई पत्तन जो है वो प्राकृतिक पत्तन है, इसी तरह से चेन्नई पत्तन जो है वो एक कृत्रिम पत्तन है, जिसे 1859 में बनाया गया था। ठीक है, कभी क्वेश्चन आता है कि चेन्नई पत्तन का निर्माण कब हुआ था, तो आप आंसर देंगे सन 1859 में। तमिलनाडु और पुदुचेरी इसके प्रमुख पृष्ठ प्रदेश हैं। चलिए अब आता है एन्नोर पत्तन। देखिए ये है एन्नोर पत्तन और ये चेन्नई से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है और ये चेन्नई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया है। अब आता है तूतीकोरन पत्तन। तूतीकोरन पत्तन का विकास भी चेन्नई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए किया गया है। यह है तूतीकोरन, ठीक है। इसके अंतर्गत कोयला, नमक, खाद्य तेल, खाद्यान्न, चीनी, रसायन आदि पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं। इन सभी उत्पादों को विश्व के विभिन्न देशों के साथ आयात निर्यात या व्यापारिक रूप से भेजा व मंगाया जाता है। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा कर लेते हैं, जो 2 नंबर में भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं। जैसे कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर कौन सा पत्तन अवस्थित है? आंसर हो जाएगा कांडला। ये कच्छ की खाड़ी है और यहाँ पर कांडला बंदरगाह स्थित है। तो कांडला बंदरगाह जो है वो कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई पत्तन के दबाव को घटाने के लिए कौन से पत्तनों का निर्माण किया गया है? अभी हमने पढ़ा है कि मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए कांडला पत्तन तथा जवाहरलाल नेहरू पत्तन, न्यावा सेवा पत्तनों का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है?
हम अभी पढ़ चुके हैं कि भारत का सबसे बड़ा पत्तन मुंबई पत्तन है। मुंबई पत्तन की लंबाई कितनी है? मुंबई पत्तन की लंबाई 20 किलोमीटर है। हमने इसकी चौड़ाई भी पढ़ी थी, वो 6 से 10 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन कौन सा है? आंसर है जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यावा शेवा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू न्यावा शेवा पत्तन। पहले इसका नाम न्यावा शेवा पत्तन था, लेकिन अभी वर्तमान में इसका नाम जवाहरलाल नेहरू पत्तन कर दिया गया है। भारत का कौन सा बंदरगाह जवाहरनंद मुख के मुहाने पर अवस्थित है? आंसर है मारमागुआ पत्तन जो है वो जवाहरनंद मुख के मुहाने पर अवस्थित है। जापान को लोहा के निर्यात का निपटान किस बंदरगाह से किया जाता है? आंसर है मारमागुआ। अधिकतर जो बंदरगाह हैं वो पेट्रोलियम उत्पाद का निर्यात करते हैं, लेकिन मारमागुआ जो है वो स्पेशली जापान के लिए लोहा निर्यात करता है। बेम्बनाथ कयाल के मुहाने पर स्थित पत्तन का नाम बताइए। उत्तर है कोची पत्तन। कोची पत्तन जो है वो बेम्बनाथ कयाल के मुहाने पर स्थित है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? बेम्बनाथ कयाल को अरब सागर की रानी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता पत्तन किस नदी पर अवस्थित है? कोलकाता पत्तन हुगली नदी पर अवस्थित है। ये एक एक नंबर में क्वेश्चन आएंगे, आप ध्यान से लर्न करते चलिएगा। कोलकाता पत्तन के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पत्तन बनाया गया है? कोलकाता पत्तन के दबाव करने के लिए हल्दिया पत्तन का निर्माण किया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पारादीप पत्तन किस नदी डेल्टा पर स्थित है? उत्तर है महानदी डेल्टा पर पारादीप पत्तन स्थित है। विशाखापट्टनम पत्तन के पृष्ठ प्रदेश कौन से हैं? आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना विशाखापट्टनम के पृष्ठ प्रदेश हैं। ठीक है, हमने मैप में भी समझते चले थे। ठीक है, चेन्नई पत्तन का निर्माण किस सन में हुआ था? आंसर है 1859 में चेन्नई पत्तन का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तनों का निर्माण किया गया है? एन्नौर पत्तन तथा तूतीकोरन पत्तन का निर्माण चेन्नई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए किया गया है। अभी हमने पढ़ा था बंगाल की खाड़ी के पास ये चेन्नई पत्तन, और उसी के ऊपर है एन्नौर पत्तन और नीचे है तूतीकोरन पत्तन। तो आशा करते हैं कि आज का चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।